एक हमारा कॉलीग है बिलाल पाशा, जिसने सुसाइड कमिट किया है। ही वाज पोस्टेड इन बनू एंड हिज डेड बॉडी वाज फाउंड इन हिज रूम। और दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस। डिप्टी कमिश्नर आप 17 साल की नौकरी के बाद लगते हैं या 16 साल की नौकरी के बाद, तो अगर आप वही कंपैरिजन किसी टेलीकॉम सेक्टर या बैंक या सॉफ्टवेयर हाउस में करें तो उसकी तनख्वाह एटलीस्ट 4 टाइम्स या 3 टाइम्स जरूर होती है। तो तनख्वाहें भी कम है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, ट्रांसफर का भी शक है, इंक्वायरियों का भी शक है, चेक करने वाले महकमे भी बहुत ज्यादा है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो फैमिलीज भी आपके साथ नहीं है, डिपार्टमेंट्स भी आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। आप यू हैव टू फाइट योर वॉर्स अलोन। एक हमारा कॉलीग है बिलाल पाशा, जिसने सुसाइड कमिट किया है। ही वाज पोस्टेड इन बनू एंड हिज डेड बॉडी वाज फाउंड इन हिज रूम। और दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस। ये सिर्फ एक केस में ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 3-4 साल से बतदरीज हम देख रहे हैं कि देयर इज अ राइज इन सच केसेस इन सिविल सर्विसेज। एक सिटिंग डिप्टी कमिश्नर थे सुहेल टीपू साहब, वो अपने कमरे में इसी मुर्दा हालत में पाए गए। इसी तरह एक और ऑफिसर थे जहांजेब काकड़, वो डीपीओ लगे हुए थे, वो अपने कमरे में इसी तरह मुर्दा पाए गए। अबरार नेकूकारा, ही वाज पोस्टेड इन अ ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस के ऑफिसर थे, वो अपने कमरे में अलेजिडली सुसाइड की। उसके अलावा इमरान अब्बासी थे जो कि डीएमजी ऑफिसर थे, पंजाब में पोस्टेड थे, और उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर के बाद वो सुसाइड उन्होंने की। और उसके अलावा एक ऑफिसर, हमारे सीनियर ऑफिसर थे ऑडिट एंड अकाउंट्स के, उन्होंने इस तरह सुसाइड की रिसेंटली 2-3 साल पहले। और उससे पहले एक खातून जो है, उन्होंने अपने आप को आग लगा लिया अपने कमरे में, अपेरेंटली उसको भी पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर किया। और उसके अलावा अगर आप और भी देखें तो और भी, ये तो मैं सीएसएस के ऑफिसर्स के 7 केसेस मैंने आपको बताया जो पिछले चंद सालों में है। और ये कहानी बड़ी पुरानी है। ये कहानी तो मुस्तफ़ा जैदी साहब से स्टार्ट हो रही है, जो कि 1970s में सिविल सर्वेंट थे, प्री कॉमनर थे, और वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। और उसके बाद एक वो बड़े मशहूर पोएट भी थे। और उसके बाद ऐसे कई लातादाद केसेस हैं जो अनफॉर्चुनेटली अननोटिस जाते हैं, मीडिया की नजरों में भी नहीं आते, और उनके बारे में पब्लिक डोमेन में भी बहुत ज्यादा बात होते हुए नजर नहीं आती। सारे लॉज को देखा, और लॉज देखने के बाद हमने 14 ऐसे महकमे मतलब आइडेंटिफाई किए जो कि डायरेक्ट सिविल सर्विस की स्क्रूटनी कर रहे हैं। डायरेक्ट स्क्रूटनी, ये नहीं कि इनडायरेक्टली। वैसे तो पब्लिक भी हमारी स्क्रूटनी कर रही है, वैसे तो अल्लाह ताला की जात भी को भी हम आंसरेबल हैं, और लेकिन एक जो माशरे के अंदर या हमारे कानूनी स्ट्रक्चर में जो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस हमारा स्क्रूटनी कर रही हैं, जिसमें एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें प्री ऑडिट है, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जिसमें जुडिशरी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सुपीरियर्स हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं। इस तरह के 14 महकमे हैं जो एक ऑफिसर को हर वक्त उसके हर एक्शन को डील कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। और कई दफा ऐसा भी देखने में आया है कि एक ऑफिसर को एक इदारा कुछ कह रहा है, दूसरा इदारा कुछ कह रहा है, और ऑफिसर एक शशोपंज में मुब्तला है कि मैंने किस तरह से पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। अभी जो मैंने आपको रिसेंट सुसाइड के केसेस बताए हैं, इनमें से सारे के सारे केसेस में ऑफिसर्स जो थे, दे वर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। कोई पुलिस कॉलेज ट्रेनिंग में लगा हुआ था, कोई झलमक्सी में पोस्टेड था, कोई गुजरांवाला में डीसी पोस्टेड था, कोई ट्रेनिंग के ऊपर ऑफिसर थी। इसमें से मेजॉरिटी ऑफिसर्स, इफ नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफिसर्स अपनी फैमिली से दूर होते हैं। ऑब्वियसली उनकी, हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है, और अपने होम स्टेशन से दूर सर्व करना पड़ता है, और आप प्रमोट नहीं हो सकते जब तक आप अपने स्टेशन से बाहर सर्व ना करें। और जहाँ पे सर्व किया जा रहा होते हैं वहां पर आप कई दफा वेलकम भी नहीं होते, वहां पर एक और ग्रुप्स बैठे होते हैं, वहां पे कल्चरली आप शायद एक्सेप्टेबल ना हो। फॉर एग्जांपल, एक पंजाब का ऑफिसर अगर फाटा में या बलूचिस्तान के रूरल एरिया में पोस्ट किया जाता है एट ए यंग एज, तो वहां की सोसाइटी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो एक प्रोविंशियलिज्म, और उस वजह से उसके ऊपर बहुत उंगलियां उठाती है। तो वो एक अनड्यू एक बहुत इमेंस प्रेशर है जो एक ऑफिसर पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राइवर हैं तो सरकारी ड्राइवर की तनख्वाह ज्यादा है और काम कम है, जबकि अगर आप डिप्टी कमिश्नर हैं, एज कम्पेयर टू डिप्टी कमिश्नर, आप
17 साल की नौकरी के बाद लगते हैं या 16 साल की नौकरी के बाद, तो अगर आप वही कंपैरिजन किसी टेलीकॉम सेक्टर या बैंक या सॉफ्टवेयर हाउस में करें तो उसकी तनख्वाह एटलीस्ट 4 टाइम्स या 3 टाइम्स ज़रूर होती है। तो तनख्वाहें भी कम है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफ़र का भी शक है, इंक्वायरियों का भी शक है, चेक करने वाले महकमे भी बहुत ज़्यादा हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो फैमिलीज़ भी आपके साथ नहीं है, डिपार्टमेंट्स भी आपके साथ खड़े नहीं हो रहे, आप यू हैव टू फाइट योर वॉर्स अलोन। ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कोई ऐसा कोई खास फोकस नहीं है, बल्कि स्ट्रेस मजीद और दिया जाता है ट्रेनिंग्स के दौरान भी, कि अब आपके अगर 1 नंबर कम हो गया तो आपकी पोस्टिंग कम नहीं होगी, अगर आपके 2 नंबर कम हो गए तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, अगर आपकी इंक्वायरी होगी। तो ये एक सिविल सर्वेंट की लाइफ जो है वो बिल्कुल हर तरफ से एक जकड़ा हुआ, वैसे तो माशरे में हर इंसान ही ऐसा होता है, लेकिन सिविल सर्वेंट स्पेसिफिकली, और अगर आप उसका कंपैरिजन करें विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप एक आर्मी ब्यूरोक्रेसी को देखें, आप जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स को देखें, तो जुडिशरी के ऊपर देयर इज नो चेक, सिर्फ उनका इंटरनल चेक है, ना उनका कोई उस तरह ऑडिट है, ना नैब है, ना एंटी करप्शन है, ना एफआईए, ना पार्लियामेंट्री कमेटी है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो मर्जी करें, उनका सिर्फ ये है कि फैसले के खिलाफ अपील होती है। इसी तरह आर्मी के अंदर भी इंटरनल चेक्स उनके बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो एक्सटर्नल चेक्स हैं जिनको पब्लिक सर्वेंट को फेस करना पड़ता है, वो हमारे वो उस तरह नहीं है। इसी तरह अगर आप पॉलिटिशियंस को देख लें तो पॉलिटिशियंस आर नॉट द वंस हु आर साइनिंग पेपर्स और साइनिंग डॉक्यूमेंट्स, वो तो सिर्फ मिनिस्टर के तौर पे एक डायरेक्शंस इशू कर देंगे, और इवेंचुअली जो पब्लिक जो प्राइमरी आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है उसी को वो फुलफिल करनी होती हैं डायरेक्शंस, और उसको अगर वो डायरेक्शंस फुलफिल ना करे तो उसके ऊपर फिर और बहुत सारे चेक्स हैं उसको। तो इस तरह वो एक इतनी जकड़ी हुई सिस्टम में होता है कि इस वजह से मेरे ख्याल में ये फ्यू ऑफ द रीजंस हैं जिसकी वजह से सिविल सर्विस के अंदर ये बहुत ज्यादा डीमोरलाइजेशन है। जो टैबू है उसको, जो एसोसिएट किया हुआ है, उसको खत्म करना जरूरी है। ऑफिसर को आगे बढ़ के, ऑफिसर क्या, जनरल पब्लिक को भी एट लार्ज, टू मेरे एज सिविल सर्वेंट्स को ये है कि वो अपने और अपने कॉलीग्स के अंदर इस कल्चर को प्रमोट करें कि जिस तरह डॉक्टर्स के पास जाते हैं इस तरह साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में भी कोई बुराई नहीं है। ये नंबर 2 बात। 3, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल पे एक पॉलिसी बननी चाहिए कि एनुअली जिस तरह हमारे मेडिकल वैल्यूएशन होती हैं तो हमारी साइकियाट्रिक वैल्यूएशन भी हों, और गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह हेल्थ कार्ड के ऊपर सिर्फ क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसमें मेंटल डिजीज भी ऐड करनी चाहिए, ताकि लोगों की आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को बचाया जा सके और वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और जो दवाई लेना चाहते हैं वो लें, और उसके ऊपर उनकी पॉकेट पे कोई बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। जो मेरा मैसेज है नए सिविल सर्वेंट्स के लिए या जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स जॉब में हैं कि वो इस स्ट्रेस को कैसे डील करें। देखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो बहुत सारी टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन समहाउ जो बंदा जिसके वाकई जेन्युइनली हार्मोनल या केमिकल इम्बैलेंस हो जाए और वो डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हो जाए, उसको एंजाइटी अटैक्स हों या पैनिक अटैक्स हो रहे हों, तो बेहतर ये है कि बहुत ज़रूरी है कि वो किसी एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाए, साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाए। जिस तरह आपके सर में दर्द होती है, आप डिस्प्रिन की गोली खाते हैं, जिस तरह आप डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो आप अपनी शुगर कंट्रोल करते हैं, इस तरह जब आप साइकोलॉजिकल या आपके ब्रेन के अंदर ये इम्बैलेंसेस होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे लेवल पे तो ये है कि मैं अपने कॉलीग को भी और अपने जूनियर्स को भी और अपने सीनियर्स को भी और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी साइकियाट्रिस्ट से गाहे बगाहे ज़रूर मिलता रहूँ, उससे पूछता रहूँ कि लेटेस्ट रिसर्च क्या है, और अगर कभी मुझे कोई पैनिक अटैक हो रहा हो, मैं आपको खुद सबके सामने ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरे ज़हन में भी, मैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद था, कोविड का एक बहुत मुश्किल टाइम था और हमें बिल्कुल स्टार्ट में ये डायरेक्शंस दे दी गई कि आप नहीं क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं और डीसीज नहीं, जितने पेशेंट्स बाहर से आ रहे हैं या टर्की से, फलां जगह से, चाइना से फ्लाइट आ रही है, उसको आपने रिसीव करना है, आपने इस फ्लाइट को लेके जाना है। वो बहुत मुश्किल टाइम था और ऐसा टाइम था जिसमें बंदे को पैनिक भी होता था, एंग्जाइटी भी होता था, और घर के अंदर ऐसे लोग भी होते थे कि अगर हम घर जाएं तो घर के, अगर हमें कोई वायरस हो गया तो हमारे फैमिली का क्या बनेगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और उसमें मैंने हेल्प ली और आई फेल्ट अ लॉट बेटर। ये इट्स अ लाइफ चेंजिंग, मैं इतनी बड़ी चीज है ये मेंटल एक्सपर्ट के पास जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।